फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ऑयल वार और जो गल्फ कंट्रीज़ में यूएस और इजराइल के जो अटैक्स हो रहे हैं उसका क्या कारण है और इसकी हिस्ट्री क्या है। ये अटैक इस तरह से क्यों होते हैं, पहले भी पास्ट में हुए हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सोचो अगर दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री किसी रीजन में वार करे और रीजन डेमोक्रेसी नहीं ऑयल हो। मिडिल ईस्ट में पिछले 30 सालों में जितने भी मेजर वार्स हुए हैं, जैसे कि इराक वार, लीबिया इंटरवेंशन, सीरिया कॉन्फ्लिक्ट और अब ईरान का टेंशन, कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि सबके पीछे एक ही चीज़ का इन्फ्लुएंस है, वो है ऑयल। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार ओपनली कहा था कि मे बी वी शुड हैव केप्ट द ऑयल इन इराक, यानी कि जब उन्होंने इराक में गलत आरोप लगाकर, जैसे केमिकल वेपन्स सद्दाम हुसैन ने रखे हुए हैं, आरोप लगाकर इराक पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में कुछ वहाँ पे नहीं मिला, तो उनका सीधा टारगेट वहाँ का ऑयल लेना ही था। तो सवाल ये है कि क्या मिडिल ईस्ट वार्स का रियल मोटिव एनर्जी कंट्रोल है, और अगर ईरान में ऐसा हुआ तो क्या ईरान के साथ भी वही गेम रिपीट हो रहा है जैसा कि इराक में हुआ। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे मिडिल ईस्ट ऑयल का ग्लोबल इंपॉर्टेंस, इराक वार का सच, ट्रंप का टेक द ऑयल स्टेटमेंट, ईरान के साथ यूएस टेंशन और ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स का रियल गेम। तो फ्रेंड्स, समझते हैं मिडिल ईस्ट ऑयल दुनिया का एनर्जी हर्ट जो है उसकी लोकेशन के बारे में और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे मिडिल ईस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इस रीजन में दुनिया का सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं और जो मेजर ऑयल कंट्रीज़ हैं वो भी गल्फ कंट्रीज़ की हैं, जैसे सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, यूनाइटेड अरब अमीरात जिसमें दुबई भी आता है, कुवैत। दुनिया की इकोनॉमी अभी भी लार्जली ऑयल पर ही डिपेंडेंट है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन, एविएशन, शिपिंग इंडस्ट्री, इसमें भारी मात्रा में ऑयल का यूज़ होता है। सब ऑयल पर ही चल रहे हैं, इसलिए जो रीजन ऑयल कंट्रोल करता है उसके पास ग्लोबल पावर्स का एक बड़ा टूल होता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि वर्ल्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑयल रूट है, और हम बात करते हैं कि ये छोटी सी जगह की इम्पोर्टेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैरीटाइम चेक पॉइंट है। यह वर्ल्ड की एनर्जी सिक्योरिटी और शिपिंग के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। अगर हम इसकी बात करें तो ये किसको कनेक्ट करता है और सेपरेट करता है, तो इसकी बात करते हैं। ये जोड़ता है पर्शियन गल्फ जहाँ से तेल निकलता है, कोई गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से जोड़ता है, और यह ईरान उत्तर में और ओमान और यूएई साउथ में एक दूसरे से अलग करता है। तो फ्रेंड्स, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ये वर्ल्ड का ऑयल हब है, दुनिया के 20% से ज़्यादा ऑयल और गैस इस छोटे से पैसेज से ही निकलता है, जो इसे एक स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन बनाता है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल चेक पॉइंट है। यह इतना पतला है, इसका जो नैरोएस्ट पॉइंट है सिर्फ 33 किलोमीटर का है, और अगर ये बंद हुआ तो ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस आसमान छूने लगेंगे, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं गैस के रिगार्डिंग भी। और इसके जो की एक्सपोर्टर्स हैं सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई और कतर अपना ज़्यादातर तेल और एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस जो है यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया के लिए इंडिया अपनी टोटल क्रूड ऑयल ज़रूरत का 40 से 50% इसी रास्ते से मंगवाता है, इसलिए यहाँ कोई भी ऑयल टेंशन इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। तो फ्रेंड्स, ये जो है बहुत ही नैरो पाथवे है। शिपिंग लेन सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी हैं हर तरफ, इनबाउंड या आउटबाउंड, इसलिए इसे टैंकर ट्रैफिक मैनेज करना मुश्किल होता है। अब जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जब है तो ईरान और यूएस इजराइल के बीच जो टेंशन हो रही है, ईरान इससे बंद करने की धमकी देता है, जिससे ग्लोबल ऑयल मार्केट में बहुत ही डिसरप्शन आते हैं। तो हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की तेल की लाइफलाइन है। ये एक नैरो वाटर रूट है जहाँ से दुनिया की लगभग 20% ऑयल सप्लाई गुजरती है। अगर ये रूट बंद हो जाए तो ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी सेक हो जाती है। इसकी वजह से गल्फ रीजन में टेंशन डायरेक्टली ग्लोबल मार्केट को इम्पैक्ट करता है, और ईरान के पास एक पावरफुल स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल पास है, यानी जब भी उसे किसी कंट्री से रिवेंज लेना होता है तो उसके शिप्स को मना कर देता है वहाँ से निकलने के लिए, और जो उसकी दुश्मन कंट्रीज हैं उन पर अटैक भी कर सकता है, जैसे कि हमने रिसेंट एग्जांपल देखे। तो फ्रेंड्स, अब हम पास्ट में जाते हैं फ्लैशबैक में कि जो इराक वार हुआ था 2003 में, उसका क्या रीज़न था। 2003 में अमेरिका ने इराक पर इन्वेजन किया। उस वक्त यूएस प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ऑफिशियल रीजन दिए गए इराक का डिक्टेटर सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी WMD हैं। इराक टेररिज्म को सपोर्ट करता है, मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी स्प्रेड करनी है, इसलिए उसको हटाना ज़रूरी है, इसलिए यूएस और उसके एलीज ने इराक पर अटैक किया। In March 2003, the US-led coalition of willing invades Iraq.
US President George Bush claims he must disarm Iraqi dictator Saddam Hussein of weapons of mass destruction and depose a brutal regime supporting global terror. Since the end of the Gulf War in 1991, a de facto military conflict has continued. US and allied jets enforce no-fly zones in northern and southern Iraq and attack Iraqi air defense, which regularly fires at their aircraft. The US military has thousands of troops in the region and a plan in case of war with Iraq, Operational Plan 1003. But OPLAN 1003 is defensive and involves far too many troops. US Defense Secretary Donald Rumsfeld wants low troop deployment levels, reducing them even further in the post-conflict stages. Some military leaders, like Central Command's General Tommy Franks, disagree. The debates result in delays, lots of changes, and little time for post-conflict stabilization planning. A CENTCOM officer complains. Every friggin' request, they wanted to see the numbers. They wanted to know how many reservists. It delayed every move and sucked energy out of CENTCOM staff. It was ridiculous. There's only so much capacity a staff has, and this was bullshit. It sucked the energy out of long-term thinking. वार क्विकली जीत लिया गया और सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट गिर गई और सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा दे दी गई। और अब इराक वार का जो कंट्रोवर्सी था उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि वार के बाद का बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि WMD यानी जो वेपन्स का बताया था कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है। यहाँ से दुनिया भर में डिबेट स्टार्ट हो गई, क्या इराक वार का असली रीजन कुछ और था। कई एनालिस्ट ने कहा है कि इराक का मैसिव ऑयल रिजर्व्स भी एक स्ट्रेटेजिक फैक्टर हो सकता था। इराक दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स कंट्रीज में से एक है, इसलिए कुछ क्रिटिक्स ने उसे ऑयल वार भी कहा। तो ट्रंप का ऑयल स्टेटमेंट क्या है, यहाँ स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली कहा था, आफ्टर द इराक वार मे बी वी शुड हैव टेकन द ऑयल। उनका लॉजिक था, अमेरिका ने वार पर ट्रिलियंस स्पेंड किए हैं तो इराकी ऑयल को कंट्रोल करना चाहिए था। यह स्टेटमेंट बहुत कंट्रोवर्शियल था क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से किसी कंट्री के रिसोर्स फोर्स से लेना इलीगल माना जाता है। I said it over and over and over again. Another area where my judgment has been proven correct. I just said it so many times, virtually every time I was interviewed. Keep the oil, keep the oil. According to CNN, ISIS made as much as $500 million in oil sales in 2014 alone. That's before they really got started. Fueling and funding its reign of terror. If we had controlled the oil, like I said we should, we could have prevented the rise of ISIS in Iraq, both by cutting off a major source of funding and through the presence of U.S. forces necessary to safeguard the oil and vital infrastructure products necessary for us to have the oil. I was saying this constantly and consistently to whoever would listen. I said, keep the oil, keep the oil, keep the oil. Don't let somebody else get it. लेकिन ट्रंप का यह कमेंट दिखाता है कि ऑयल जियोपॉलिटिक्स ओपनली डिस्कस होता है। अभी हम ट्रंप का जो देखें, उनका एक क्रिटिकल अटेम्प्ट है हर कंट्रीज़ के ऑयल रिजर्व्स को कब्जा करना। जैसे कि अभी देखा वेनेजुएला में उनके राष्ट्रपति और उनकी वाइफ को मिडनाइट उठा के अमेरिका ले जाके उनको कैद कर दिया, क्योंकि वहाँ के, और उन्होंने क्लियरली बोला ट्रंप ने कि वहाँ के अब जो भी रिसोर्सेज हैं यूएस कंट्रोल करेगा। तो फ्रेंड्स, अब जो करंट वार चल रहा है यूएस वर्सेस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, उसके बारे में बात करते हैं कि ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। यूएस और ईरान के रिलेशंस 1979 से टेंस है। 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था और यूएस फ्रेंडली गवर्नमेंट गिर गई थी। तब से दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस हॉस्टाइल रहे हैं। 2015 में एक न्यूक्लियर डील साइन हुआ जिसे बोला गया जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस डील का गोल था ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप ना करे और सैंक्शंस ग्रेजुअली रिमूव हो जाएंगे। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से विदड्रॉ कर लिया, यानी इस डील को ख़त्म कर दिया। फिर ईरान पर हैवी सैंक्शंस लगाए गए। इस पॉलिसी को बोला गया मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन। गल्फ टेंशन और ऑयल मार्केट जो है, ईरान सैंक्शंस के बाद गल्फ रीजन में टेंशन बढ़ गया। कुछ इंसिडेंट्स हुए जैसे ऑयल टैंकर्स पर अटैक, मिसाइल स्ट्राइक्स, रीजनल प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स। इन सब का डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑयल मार्केट पर पड़ता है।
जब भी गल्फ में कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है ऑयल प्राइसेस सडनली इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि ईरान में जो युद्ध चल रहा है, अभी गैस की काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है, लोगों को एलपीजी सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, होटल बंद हो गए हैं, क्योंकि जो उनका 1800 सिलेंडर था 4-5 हज़ार में मिल रहा है। तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट नेबरिंग कंट्रीज पर पड़ता ही है। इसलिए इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट मिडिल ईस्ट टेंशन को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये ग्लोबल पावर्स का भी गेम है। जैसे मिडिल ईस्ट में सिर्फ यूएस और ईरान नहीं, और भी मेजर प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे चाइना, रसिया, सऊदी अरेबिया। चाइना को चीप एनर्जी चाहिए, रसिया को ऑयल प्राइसेस हाई चाहिए, सऊदी अरेबिया ग्लोबल ऑयल मार्केट इन्फ्लुएंस करता है और ईरान सैंक्शंस ब्रेक करना चाहता है। ये सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इराक वार हो या ईरान टेंशन, मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स का एक मेजर फैक्टर एनर्जी रिसोर्स जरूर है। लेकिन वार्स यूजुअली सिर्फ एक रीजन से नहीं होते, उनमें मिक्स होता है, जैसे सिक्योरिटी कंसर्न्स, अलायंसेस, रीजनल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ऑयल इस गेम का इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन स्टोरी उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। لا تسل عن سلامتي روحه فوق راحتي بدلته همومه كفنا من وسادتي صامت لو تكلم। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जियो पॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स की ऐसे डीप एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको लगता है मिडिल ईस्ट वार्स ऑयल के लिए होते हैं। थैंक यू।